नमस्कार बच्चों, मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में, जिसके अंदर हम नीट और जेई को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके अंदर हम अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहले चैप्टर के 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसका नाम है मिसलेनियस टॉपिक। मतलब कोई आज एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, जैसे पहले के लेक्चर्स में था कि हम एक पर्टिकुलर आज लॉज पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे, आज मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज कोई ऐसा एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, आज छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है जिनको हम कंप्लीट करेंगे। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हैं भाई, स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले भाई क्लास के अंदर हम तो आपको पता ही है, अब तो चल गया होगा पता। सबसे पहले होता है हमारा मोटिवेशनल कोट, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है अगर हम डेली डेली थोड़ी थोड़ी भी प्रोग्रेस करते रहेंगे, हमसे एक बड़ा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा। आपको धीरे धीरे पता नहीं चलता कि आपको कितनी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अगर ये छोटी छोटी प्रोग्रेस भी ध्यान में रखोगे, धीरे धीरे प्रोग्रेस भी करते रहोगे, तो आपको एक बड़े रिजल्ट मिल जाएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप, मैं बहुत छोटी बात करता हूँ भाई, अगर भाई आप 100 कदम डेली चलते हो या डेली आप 100 मीटर चलते हो, है ना, 100 मीटर अगर आप डेली चलते हो, एक साल तक आप लगातार 100 मीटर चलते रहो। बस आपको धीरे धीरे एक साल तक है ना, बस हर दिन 100 मीटर चलना होता है। आप 100 मीटर से बहुत ज्यादा चल लेते हो, लेकिन अगर आप एक एज्यूम माने कि आप डेली बस 100 मीटर चलते हो, विदाउट कुछ नहीं करा आपने, बस 100 मीटर चलाया आपने, तो एक साल में आप 36500 यानी कि 36 किलोमीटर, 36.5 किलोमीटर आप चल लोगे। और अगर आपसे ये बोला जाए कि एक दिन में 36 किलोमीटर चल लेना, 36.5 किलोमीटर, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे चल भी ना पाए। लेकिन अगर आप डेली 100 मीटर चलोगे विदाउट हर्डल, विदाउट किसी टेंशन के, यार 100 मीटर ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, तो आप साल में इतना चल पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप धीरे धीरे भी प्रोग्रेस करते रहे तो आपको एक बड़े रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन हमें बस लगता नहीं है कि हमें बड़े रिजल्ट मिलेंगे। तो भाई अगर किसी दिन आपका पढ़ाई करने का मन ना करे, तो बस ये सोच लेना कि आज मैं कम पढ़ लेता हूँ, लेकिन पढ़ता जरूर हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन को स्किप कर देना, आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है। एक दिन ज्यादा नहीं पढ़ने का मन है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा कम पढ़ लो, लेकिन डेली डेली बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। चलो भाई, तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ड ऑन मिक्सचर। आज हम ऐसे ही करेंगे, मतलब कि एक टॉपिक लेके आऊंगा और उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, मतलब कि जो ये आज टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन हर आपसे पूछे जाएंगे। तो हर एक टॉपिक का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको अदर क्वेश्चन भी, इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने यहाँ दिए हैं इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1.5 ग्राम मिक्सचर है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले तो लिख लो भाई जो जो चीजें गिवन हो, जो मिक्सचर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ दे रखा है 1.5 ग्राम का एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर किस किस का बना हुआ है? तो SiO2 प्लस में Fe2O3, ये आपके पास एक मिक्सचर है 1.5 ग्राम। जब आपने इसे वेरी स्ट्रॉन्ग हीट करा तो कुछ सब्सटेंस रेजिड्यू की फॉर्म में रह गए, कुछ बच गए, जिनका जो रह गए उनका वेट था 1.46 ग्राम, है ना, कहा गया, जिनका वेट था 1.46 ग्राम। द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब जिस रिएक्शन की वजह से वेट कम हुआ है ना, 1.5 की जगह 1.46 रह गया। देखो जब मैंने इसे हीट करा, ये था मेरे पास 1.5 ग्राम, जब मैंने इसे हीट कर दिया बेटा, तो मेरे पास चाहे जो मर्जी बनता, मेरे पास ये रहना कितना चाहिए था? 1.5 ग्राम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। लेकिन भाई मेरे पास ये बच गया है 1.46 ग्राम, यानी कि 0.04 ग्राम मेरा क्या हो गया है? लॉस हो गया है, मेरा 0.04 कहीं चला गया। अब जिस रिएक्शन की वजह से गया है वो रिएक्शन आपको बता रखी है कि 0.04 कहाँ चला गया है। तो उस रिएक्शन के अंदर बोला गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन है रिस्पॉन्सिबल, Fe2O3
इज कन्वर्टेड इनटू, जब हीट करते हैं तो Fe3O4 प्लस में O2 जो कि एक गैस है, तो O2 चली गई बाहर, तो अब जो रेजिड्यू बच गया, जो बच गया वो बच गया Fe3O4, ये आपका रेजिड्यू रह गया। ठीक है सर, अगर ये रह गया तो आपसे क्या पूछ रखा है, परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe2O3 इन ओरिजिनल सैंपल, आपसे पूछा गया है। ये जो 1.5 ग्राम आपको सॉल्यूशन मिक्सचर दिख रहा है, इसमें से Fe2O3 कितना है, कितने ग्राम है Fe2O3, इस पूरे 1.5 में से Fe2O3 कितना है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा बहुत अलग सा नहीं आता, बस यही क्वेश्चन आते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो हमको पता है ये लॉस हुआ है 0.04। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, अभी तक तो ये था जो गिवन था। अब जिस रिएक्शन की वजह से लॉस हुआ है वो रिएक्शन कौन सी है भाई, तो रिएक्शन लिख रखी है Fe2O3 gives Fe3O4 प्लस में O2। रिएक्शन को सबसे पहले करना है हमें बैलेंस। ठीक है सर, बैलेंस कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ तो बेटा ये हो गई आपकी 2 आयरन 3 आयरन। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आयरन के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हो गए हैं बराबर, 6 इधर है 6 इधर है। ऑक्सीजन काउंट करो, 9 ऑक्सीजन इधर है, 8 ये रही और 2 ये रही, 10 हो रही है। एक काम करते हैं, इसे हाफ ले लेते हैं, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बराबर हो गई है और आपका आयरन भी बराबर हो गया रिएक्शन के अंदर। ठीक है सर, अब देखना बेटा, मैंने ये कहा, अब मैं स्टोइचियोमेट्री से चल रहा हूँ, है ना, जो स्टोइचियोमेट्री हम पहले पढ़ के आए कि हाफ मोल ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगी जब आपके पास 3 मोल Fe2O3 होगा। जब आपके पास 3 मोल Fe2O3 होगा, ये दिखा 3 मोल Fe2O3 होगा, तब आपके पास हाफ मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ठीक बात है सर, हमें भाई मास के अंदर ही कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास जो हाफ मोल ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगी जब आपके पास 0.3 मोल Fe2O3 होगा। ठीक है सर, हमारे पास 0.04 ग्राम ऑक्सीजन कब बनेगी, इसे है ना काम करते हैं, मास में कन्वर्ट करते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन तब बनेगी जब 3 इंटू आयरन का मास कितना होता है भाई, आयरन का होता है 55.8, है ना, 26, हाँ ठीक है, 55.8 ग्राम आयरन का मास होता है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा 48 कर देंगे, है ना। ठीक है, 3 इंटू ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 10 11 प्लस में 48, ये लगभग लगभग आ गया आपका 111 आएगा ना, हाँ 140 10 हो गया 58, ये हो गया 59 हो गया 160 लगा लो। ऑन एन एवरेज ये कितना आ गया बेटा आपका 160, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगी जब आपके पास 480 ग्राम Fe2O3 होगा। ये सिर्फ स्टोइचियोमेट्री है भाई, कुछ नहीं करा हमने। हमने कहा कि भाई स्टोइचियोमेट्री से निकाला कि हाफ मोल ऑक्सीजन जब बनेगी जब 3 मोल Fe2O3 बनेंगे। तो अगर मैं इसका मास निकालूं, हाफ मोल O2 का मतलब हो गया 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगी जब 3 इंटू Fe2O3 का हमने मास निकाल लिया, कितना आ गया बेटा 480 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास 480 ग्राम बेटा Fe2O3 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हम इसे आगे बढ़े, यहाँ करवा देता हूँ मैं, ऊपर सबसे ऊपर करवा देता हूँ कि 16 ग्राम तब प्रोड्यूस हो रही है जब 480 ग्राम मेरे पास Fe2O3 है। तो 1 ग्राम कब प्रोड्यूस होगी जब मेरे पास 480 बटे में 16 ग्राम Fe2O3 है। और प्रोड्यूस हो कितनी रही है एक्चुअल में, जब रिएक्शन हुई तो वेस्ट हुआ कितना, तो 0.4 हुआ ना, 0.04 हुआ। तो इसका मतलब सर 1 ग्राम प्रोड्यूस होगी तो जब इतने ग्राम Fe2O3 लगेगा, तो सर इसका मतलब 0.04 ग्राम ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगी जब 480/16 इंटू 4/100,
जब आपका इतने ग्राम Fe2O3 होगा तभी आपकी 0.04 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 से, ये आ जाएगा 120 पे, 0 से 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा आपका 1.2 ग्राम Fe2O3। इसका मतलब ये निकला बेटा कि 1.5 ग्राम मिक्सचर में से 1.2 ग्राम मेरे पास Fe2O3 है। यही पूछ रखा था बेटा कि पूरे मिक्सचर में, ओरिजिनल मिक्सचर के अंदर Fe2O3 है कितना। ठीक है, लेकिन आगे भी आपसे पूछ रखा है कि ये मास तो हो ही गया, आपसे क्या पूछ रखा था, परसेंटेज बाय मास। एक सेकेंड, परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe2O3, परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe2O3। ठीक है सर, यहाँ से देख लेते हैं भाई, इसे हटा करके ऊपर ही लिख देते हैं, या यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास मास है कितना बेटा आयरन का, परसेंटेज बाय मास कैसे निकालेंगे सर, हम निकालेंगे परसेंटेज बाय मास, ऐसे निकालते हैं, मास लिखते हैं ऊपर, अपॉन में टोटल मास, इनटू में 100, मास था बेटा 1.2, टोटल मास था 1.5, इनटू कर दिया हमने 100, डेसिमल से डेसिमल कट गया, ये ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 5, ये हो गया 20, यानी कि हमारे पास 80% बाय मास Fe2O3 था 1.5 ग्राम के मिक्सचर के अंदर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, और मैं इस सवाल को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि मिक्सचर में कौन कौन है, सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है कि जो लॉस हुआ है उसकी स्टोइचियोमेट्री लिखनी है आपको रिएक्टेंट के साथ, और तीसरे स्टेप में क्या करोगे, जब आपको पता चल जाएगा लॉस को रिएक्टेंट के साथ करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा रिएक्टेंट का मास कितना है, तो आपको जो मिक्सचर है उसके मास में से रिएक्टेंट, मतलब जो मिक्सचर था उसके अंदर इतने ग्राम आपका रिएक्टेंट मिल जाएगा, तो रिएक्टेंट का मास लिखना ऊपर, मिक्सचर का मास लिख देना नीचे, इनटू कर देना 100, आपको परसेंटेज बाय वेट मिल जाएगी 4 स्टेप्स के अंदर। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो वापस से रिपीट करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले सारे टॉपिक ऐसे ही आज। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये 2 होमवर्क हैं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जैसे मैंने अभी करवाए हैं, बस इक्वेशंस अलग हैं, इक्वेशन आपको खुद से बनानी पड़ेगी, और इसके अंदर क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना है मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग है, सेम है। ये 2 होमवर्क हैं, इनको बेटा कमेंट करके आप बताओगे कि इनके आंसर क्या हैं, जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि पता चल जाए बाकी लोगों को कि क्या करेक्ट आंसर है। अरे मैंने आंसर बता दिया, चलो कोई नहीं, आंसर उसमें मेंशन हो गया था गलती से, मैंने जानबूझ के नहीं करा। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे है अगला टॉपिक हमारा परसेंटेज यील्ड। कोई दिक्कत नहीं, अगेन इजी सा टॉपिक, परसेंटेज यील्ड क्या होती है आपको समझते हैं भाई। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि किसी एनी प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। मतलब भाई देखो ये थोड़ी इंग्लिश खराब है, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। आपने सोचा कि भाई मेरे को है ना मैं इस कंपाउंड को 10 ग्राम ये लेकर के आऊंगा, 15 ग्राम ये लेके आऊंगा, ये दोनों मिलेंगे, 25 ग्राम मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन आपने क्या करा, जब रिएक्शन करवाई तो 25 ग्राम नहीं मिला, आपको 25 से थोड़ा सा कम मिला, तो आपको प्रोडक्ट मिला कितना, कितने परसेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, जो रिएक्शन करवा रहे हो उसका कितने परसेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, इसी को बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। आपने सोचा था मेरे को 100% मिलेगा, लेकिन भाई 20% कम यानी कि 80% ही मिला, इसे बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। अगेन इजी टॉपिक, फॉर्मूला सिंपल है परसेंटेज यील्ड का, एक्चुअल यील्ड लिखोगे ऊपर, मतलब जो आपने रिएक्शन करवाने के बाद जितना प्रोडक्ट मिला वो लिखोगे ऊपर, नीचे लिखोगे थ्योरेटिकल। अगेन बेटा थ्योरेटिकल है या कैलकुलेशन वाला है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। एक्चुअल जो कि एक्सपेरिमेंट से निकलती है ये क्वेश्चन में गिवन होगी, इनटू 100 कर देना, परसेंटेज यील्ड आपकी आ जाएगी। बहुत इजी सा टॉपिक है, आराम से समझेंगे इस टॉपिक को। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, ये 20 कुछ नहीं है, क्वेश्चन का नंबर था है ना, 20 ऐसे कुछ नहीं है। एल्युमिनियम रिएक्ट विद सल्फर,
तो यानी कि हमें कहा गया कि एल्युमिनियम ने सल्फर के साथ रिएक्ट करा और बना दिया एल्युमिनियम सल्फाइड, यानी कि Al2S3। रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए ना, अगर आप प्रोफेसर ये तो लिखने नहीं आती, तो जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे रिएक्शन को प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें याद होने लग जाएंगी। एल्युमिनियम के ऊपर 3+ होता है, सल्फर के ऊपर 2- होता है, चार्जेस को बैलेंस कर लेना, आपको पता चल जाएगा Al2S3 क्यों बना, नहीं तो 9th क्लास जाकर के देख लेना। तो रिएक्शन बैलेंस करते हैं, 2 एल्युमिनियम 3 सल्फर, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ए 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना गिवन है, अब गिवन देखो, गिवन लिख लेते हैं, पहले रिएक्शन लिख लिया, अब गिवन लिख रहे हैं। एल्युमिनियम गिवन है आपको 5.4 ग्राम और रिएक्ट कर रहा है 12.8 ग्राम सल्फर से, सल्फर है आपको 12.8 ग्राम। ठीक है सर, और आपको इन दोनों को मिला करके जो प्रोडक्ट बना एल्युमिनियम सल्फाइड बना, वो बना बेटा कितना 12 ग्राम। आपको ये बताना है परसेंटेज यील्ड क्या होगी, यानी कि एक्चुअल तो पता चल गया आपको, यहाँ से अगर मैं इस तरफ लिख लूं तो एक्चुअल क्या है बेटा, एक्चुअल तो आपको पता चल गया सर, एक्चुअल बना है 12 ग्राम। मेरे को बस थियोरिटिकली निकालना है कि कितने ग्राम बनना चाहिए था, और अगर आपको प्रोडक्ट कितने ग्राम बनना चाहिए था ये निकालना है, तो इसके लिए तो सीधा सीधा सा तरीका होता है बेटा, कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट वाला। पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो। सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया, लिमिटिंग रिएजेंट पहले निकालो मोल्स भाई, तो मोल्स ऑफ एल्युमिनियम को उसके स्टोइचियोमेट्रिक से डिवाइड कर देना, मोल्स ऑफ सल्फर को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, जिसका आंसर कम आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो भाई पहले निकालते हैं, इस तरफ कर लेते हैं भाई, जगह थोड़ी सी कम है हमारे पास, अलग से कर लें, चलो अलग से देख लेते हैं। मोल्स ऑफ एल्युमिनियम जो है वो दे रखा था 5.4 ग्राम, एल्युमिनियम का मोलर मास होता है बेटा आपका 27 ग्राम, यानी कि ये आ गया आपका 0.2 मोल। ठीक है, तो एल्युमिनियम के मोल आ गए बेटा, एल्युमिनियम के मोल की जगह लिख दूंगा 0.2। सल्फर के मोल्स निकालते हैं, सल्फर गिवन कितना है 12.8 ग्राम, तो मोल्स ऑफ सल्फर निकालेंगे, गिवन मास 12.8 अपॉन में सल्फर का मोलर मास बेटा 32 निकालते हैं भाई, ये आ जाएगा आपका 128 अपॉन में 10 इंटू में आपका 32, ये आ गया 4 पर, यानी कि 0.4, यानी कि सल्फर के मोल्स आ गए बेटा कितने 0.4 मोल्स सल्फर के आ गए, है ना, ध्यान यहीं पे लगाना, 0.4 मोल्स आ गए सल्फर के, यहाँ से इसका आंसर आएगा 0.1 मोल, मतलब हाँ 0.1 आंसर आएगा, और इसका आंसर आएगा 1.33, सॉरी 0.133 है ना, हाँ 0.4 है ना भैया, तो 0.133, तो 0.1 बड़ा होता है या फिर क्या नाम है 0.133, तो आप कहोगे सर 0.1 छोटा होता है, 0.133 बड़ा होता है, यानी कि एल्युमिनियम इस केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। अगर एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा तो प्रोडक्ट को भी हम किसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब सर कि 2 मोल अगर मैं एल्युमिनियम लेता तो 1 मोल Al2S3 बनता, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कि अगर मैं 1 मोल एल्युमिनियम लेता तो 1/2 मोल Al2S3 बनता, Al2S3 बनता, बिल्कुल सही बात है। तो मोल है कितने, तो सर 0.1 मोल है, तो अगर 0.1 मोल है, सॉरी 0.2 मोल है एल्युमिनियम के, तो अगर 0.2 मोल एल्युमिनियम के हैं तो 0.1 मोल आपका Al2S3 बनेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे आपको ये पता लगाना है कि थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था, तो 0.2 मोल से 0.1 मोल Al2S3 बनना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेड की हम बात कर रहे हैं, तो बनना कितना चाहिए, एक्सपेक्टेड था कि सर 0.1 मोल Al2S3 बनेगा। तो मोल को हम मास के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 1/10 इंटू एल्युमिनियम का होता है 27, तो 2 एल्युमिनियम का हो गया 54 जमा में 96, यानी कि ये आ गया बेटा आपका 150।
जीरो से जीरो कट गई, यानी कि बनना चाहिए था बेटा 50 ग्राम, एक्चुअल है 12 ग्राम। थ्योरिटिकली जब हम निकाल रहे थे तो बनना चाहिए था 15 ग्राम। तो यील्ड परसेंटेज क्या आ जाएगी बेटा, यील्ड परसेंटेज आ जाएगी, एक्चुअल बना 12 ग्राम, बनना चाहिए था 15 ग्राम, दोनों को कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 से करेंगे 4 पर, ये करेंगे बेटा 5 पर, और ये कब चला गया 20 पर, यानी कि यील्ड आई है बेटा अगेन 80%। तो यील्ड जो है वो आई है आपकी, परसेंटेज यील्ड वो है 80%। उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, पिछले वाला भी आया होगा। कमेंट करके भाई जैसे ही एक टॉपिक समझ में आए तो अपने आप से, अपनी श्रद्धा से कमेंट करके बता दिया करो, यस सर आ गया भाई, मैं कमेंट देख रहा होता हूँ तुम्हारे, और बल्कि बेसब्री से इंतजार कर रहा होता हूँ कमेंट का। इतना ही बोलना था ना, इतना ही बोलना था, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोलना, मेरे को मना करा गया इससे ज्यादा बोलने का। चलो अगली बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख रहे हो भाई, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे एनसीईआरटी में नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी बेकार हो गई, देखो एग्जाम्स के अंदर मैं जेई और नीट की बात कर रहा हूँ, तो मैं साफ कहता हूँ भाई 80% पेपर जेई और नीट मिला मिलू करके 80% पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। अगर आपको एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक आता है तो आप अपने पेपर के अंदर 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, जितने भी भाई जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, वो जो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ऑनलाइन बहुत कम पढ़ाते हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये वाली चीजें ऑनलाइन बहुत कम पढ़ाते हैं। चाहे आप जाकर के देख लेना, अगर अगर भाई कोई जो नॉर्मल सा टॉपिक है, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में गिवन है, उस टॉपिक को अगर आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इन टॉपिक को डिस्कस करोगे कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज यील्ड, तो मैं कह रहा हूँ लेस देन 50 होंगे। बहुत कम वीडियोस हैं इन टॉपिक के ऊपर। क्योंकि बेटा इसका मोटिव भी यही है कि सिर्फ 20% क्वेश्चन ही इन टॉपिक्स में से आते हैं। तो इसका मतलब सर पढ़े नहीं, ये टॉपिक्स हमें इसलिए पढ़ने चाहिए ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो बेटा 80% से भी ऊपर आ सके। अगर आपके 80% भी नहीं आ रहे तो बेटा आपको तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, इन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो। जो टॉपिक एनसीईआरटी में है एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कर लो, 80% पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को 80 नहीं, मेरे को लगभग 100% हो कि सारे ही क्वेश्चंस मेरे देखे हुए होने चाहिए, उन बच्चों के लिए ये वाले टॉपिक्स होते हैं, है ना। तो जो अलग से पढ़ाते हैं कि हम एनसीईआरटी से ऊपर पढ़ा रहे हैं, वो यही सब टॉपिक होते हैं और यही टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। आपको शायद पता होगा जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना, अब भाई देखो हमारा यूनिकॉर्न तो है नहीं, उनके सामने हमारा तो पॉपकॉर्न है। तो जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो 2 बैचेस बनाते हैं, आपको शायद पता भी होगा। एक बैच होता है जनरली उनका होता है स्टार बैच, जिनके अंदर कंफर्म होता है कि ये बच्चे पास होने ही होने, मतलब अगर वो नहीं भी पढ़ाएंगे उन बच्चों को तो भी वो पास होने। तो वो जो स्टार बैच होता है उनका, उसके अंदर वो इन सब टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ताकि क्योंकि उनको 80% मार्क्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि ये बच्चा सारे क्वेश्चंस करके लेके आए। और बाकी सारे बैचेस के अंदर तो इन टॉपिक्स को या तो डिस्कस ही नहीं करा जाता है। रेप्यूटेड की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े हैं नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है उनके अंदर भी या तो इन टॉपिक्स को डिस्कस ही नहीं करा जाता, या फिर अगर डिस्कस करा भी जाता है तो इन डेप्थ नहीं जाया जाता। तो बेटा आपके ऊपर है, आपको फ्री में सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, देखनी है, शेयर करनी है, सब कुछ करना है तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम भी पढ़ सकते हो ये टॉपिक। लेकिन मैं तभी कहूंगा कि तभी देखना जब आपको एनसीईआरटी समझ में आने लग गई हो। एनसीईआरटी थोड़ी बहुत समझ में आती हो, नीट को मतलब नीट और जेई को प्रॉपरली फोकस करके कि आपको करना ही है, तभी ये टॉपिक देखने का फायदा है, वरना भाई इसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपकी जैसी इच्छा भाई, देख लो। अभी भी टाइम पड़ा है भाई, अभी अगस्त एंड होने वाला है, तो 2-3 दिन अभी भी अगस्त के बचे हैं। अभी सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। ठीक है, ये कम से कम 1 2 3 4 5 मंथ है आपके पास, अभी 5 मंथ मोर देन इनफ है अगर आप करना चाहो तो। और अगर नहीं करना चाहते तो 5 मंथ बेटा कुछ भी नहीं होते। ठीक है,
तो चलो भाई आज की क्लास एंड कहाँ से भाई, अभी तो हमारे टॉपिक रह रहे हैं बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर चलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस में मास ऑफ प्रोडक्ट या मोलर मास ऑफ मिक्सचर या मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में, मैं प्रोडक्ट ही लिख लेता हूँ, अपॉन में एन। एन क्या होता है भाई आपका, एन होता है कि कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ है -1 इनटू में मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। एम रिएक्टेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। एम पी आर डी का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। बेटा यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट पर यूनिट पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। और क्या है, वन का तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो भाई एक बार इस क्वेश्चन को करके देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या था भाई, सबसे पहले अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो आपको रिएक्टेंट का मोलर मास पता होना चाहिए। तो रिएक्टेंट है बेटा आपका अमोनिया, अमोनिया का मोलर मास होता है 17 माइनस में मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट तो बेटा आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में से किसका मोलर मास लेना है, आंसर है इन दोनों में से किसी का मोलर मास नहीं लेना। मोलर मास आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, मोलर मास आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। यहाँ पे गिवन है 13.6। अगर बाई चांस मोलर मास आपको मिक्सचर का नहीं पता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बेटा वो आपको क्या देगा, परसेंटेज दे देगा कि ये इस मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन इतने परसेंटेज है, इतने परसेंट हाइड्रोजन है, और इससे आपको पता लगाना पड़ेगा कि उसका मोलर मास, मिक्सचर का मोलर मास कितना होता है। हमने वेपर डेंसिटी, जो डेंसिटी वाला लेक्चर है जिसके अंदर हमने वेपर डेंसिटी को डिस्कस करा है, उसके अंदर बताया हुआ है मैंने कि किसी मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो इसलिए पुरानी वीडियोस देखनी आपकी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको वेपर डेंसिटी वगैरह से मिक्सचर का मोलर मास पता चल जाए या फिर और क्वेश्चन के अंदर ही गिवन हो मोलर मास, तो उसे यहाँ पे रखना अपॉन में एन। एन देखो भाई टोटल प्रोडक्ट में कितने पार्टिकल्स हैं, तो आंसर है सर एक पार्टिकल नाइट्रोजन का है, 3 पार्टिकल हाइड्रोजन के हैं। टोटल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं वो हैं 4, लेकिन 4 पार्टिकल तब बने हैं जब हमारे पास 2 पार्टिकल रिएक्टेंट के थे। तो हमें तो पर यूनिट पार्टिकल चाहिए होता है। जब 2 पार्टिकल आपके रिएक्टेंट के थे तब जाकर के 4 पार्टिकल प्रोडक्ट के बने थे, लेकिन हमें तो 1 पार्टिकल रिएक्टेंट के लिए चाहिए होता है। तो 1 पार्टिकल अगर रिएक्टेंट का होता, 1 पार्टिकल अगर आपका रिएक्टेंट का होता, तो बेटा आपको 2 पार्टिकल प्रोडक्ट के मिलते। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई, -1 हो गया। एम क्या होता है, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट आपको गिवन है 13.6। ये आ गया भाई आपका 3.4, 17 - 13.6 3.4 अपॉन में 1 इंटू 13.6। ये आ गया बेटा, कैंसिल करोगे तो 1/4 यानी कि 0.25 यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होगी 0.25। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना, कमेंट के अंदर बता देना कि समझ में सर आ चुका है। अब बात करते हैं परसेंटेज प्योरिटी की। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी की हम बात कर लेते हैं। अगेन सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टॉपिक, फिक्स। देखो अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े, क्या पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा हमने और उसके बाद उसका एक फॉर्मूला देख लिया और उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया। ऐसे ही आगे जितने टॉपिक है सब में ऐसा ही होना है, और ये स्टैंडर्ड है कि इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओगे, आपका आंसर आपको मिलता चला जाएगा। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है भाई, देखो मान लो आप 100 ग्राम कोई सब्सटेंस लेकर के,
आपको लग रहा है आप 100 ग्राम लेके आए, लेकिन बेटा जो, या आप ऐसा सोचो 100 ग्राम चावल लेकर के आया, लेकिन जो चावल देने वाला था, दुकान वाला था, उसने मिलावट कर रखी थी चावलों में। चावल के अंदर उसने थोड़ा सा प्लास्टिक मिक्स कर रखा था, प्लास्टिक के चावल भी डाल रखे थे। तो आपको लग रहा है कि आप 100 ग्राम चावल लेकर के आए, लेकिन जब घर पे जाओगे तो जब उसे छानोगे तो आपको तो 100 ग्राम से कम ही मिलेगा चावल, क्योंकि कुछ ग्राम तो आपके प्लास्टिक वाले चावल के अंदर निकल गए हैं। सेम वे के अंदर जब आप केमिस्ट्री के अंदर किसी कंपाउंड को लेकर के आते हो तो जरूरी नहीं है वो प्योर फॉर्म में हो, वो इम्प्योर भी हो सकता है। तो जो आप सब्सटेंस लेकर के आ रहे हो उसमें कितना प्योरिटी है, कितनी प्योरिटी है, इसी को बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी। देखो इसे कैसे निकाला गया भाई, इस क्वेश्चन को इजी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई। इसके अंदर बोला गया है एक चौक है, चौक का मतलब क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना चौक और कुछ नहीं होता, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है सर। उसके चाहिए था 17.52 ग्राम HCl, कितना चाहिए था, 17.52 ग्राम कैल्शियम का चाहिए था, ताकि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर सके और क्या बना सके, जो भी प्रोडक्ट है वो बना सके। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये है मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये क्लास 10th में पढ़ा था आपने कि एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बोनेट, अगेन रिएक्शन लिखना आपके लिए जरूरी था। तो ये कह रहा है पहले रिएक्शन को करते हैं बैलेंस, एक कैल्शियम 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, यहाँ पे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो रिएक्शन हो चुकी है अब हमारी बैलेंस है ना, 3 ऑक्सीजन, एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन एक कार्बन, हाँ ठीक है, रिएक्शन हो चुकी है हमारी बैलेंस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ना कि जो आपका मास ऑफ सैंपल टेकन इज, आपने सैंपल का मास कितना लिया था, अगर 72% प्योरिटी है तो सैंपल आप कितना लेकर के आओगे। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि टोटल मास ऑफ सैंपल क्या होगा, ठीक है, टोटल मास ऑफ सैंपल क्या होगा अगर 72% प्योरिटी है तो सैंपल का मास कितना होगा, टोटल कितना मास होगा सैंपल। तो आपको टोटल मास निकालना है, यानी कि आपको ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअल मास कितना मेरे पास होना चाहिए। एक्चुअल मास निकाल लेते हैं भाई। देखो मैंने कहा कि 1 मोल, या ऐसे लिख लो कि 2 मोल HCl को 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। बैलेंस रिएक्शन होना बहुत जरूरी है, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी आपका आंसर भी सही नहीं आएगा। तो 2 मोल HCl को 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए, ठीक है। अगर बेटा हम इसे मास में कन्वर्ट कर लें, अगर हम इसे मास में करें, मास में कन्वर्ट, हाँ हमें मास ही चाहिए तो मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेटा 1 मोल HCl का मास होता है 36.5, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 73 ग्राम HCl को कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12 और इसका मास, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। 73 ग्राम HCl तब रिएक्ट करेगा जब आपका 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। इसका मतलब 1 ग्राम HCl कंप्लीटली तब रिएक्ट करेगा जब आपके पास 100/73 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। लेकिन कितने ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो आंसर है 17.52 ग्राम कर रहा है। 17.1 ग्राम होगा तो 100/73 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, यानी कि अगर मेरे पास 17.52 ग्राम HCl है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, 17.52 ग्राम चाहिए। इसे मैं ऊपर जाकर के सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो गया 100/73 इंटू में 17/52 अपॉन में 100, ठीक है ना। इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए तब जाकर के HCl रिएक्ट करेगा। तो एक्चुअल मास कितना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का, इसे सॉल्व करते हैं। 100 से चला गया ये 100, ये चला गया बेटा आपका 24 पर, यानी कि आपको चाहिए 24 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक्चुअल मास कितना चाहिए बेटा, एक्चुअल मास जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए वो चाहिए 24 ग्राम।
तो टोटल मास कितना होगा? आपने कहा सर टोटल मास निकालने के लिए इस फॉर्मूले में लिख दो परसेंटेज प्योरिटी। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, है ना। परसेंटेज प्योरिटी बेटा आपको दे रखी है 72 इज इक्वल टू एक्चुअल मास चाहिए 24 अपॉन में टोटल मास को x मान लेते हैं कि जिसको निकालना है, इनटू कर दो 100। 24 से ये चला गया 3 पर, यानी कि x की वैल्यू आ गई बेटा 100/3 यानी कि 33.33% है। परसेंटेज थोड़ी आएगा बेटा, क्या आएगा? ग्राम। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का 33.3 ग्राम लेकर के आते हो और तो 72% प्योरिटी के बेसिस पे आप कहोगे कि आपके पास 24 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट आया है और 24 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 17.52 ग्राम HCl के साथ क्या करेगा? रिएक्शन कर लेगा। तो ये चीजें आपको इस तरीके से परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फॉर्मूला याद कर लेना, आपको हो जाएगा इजीली, है ना। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल रॉकेट साइंस ये नहीं है। आगे बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट टॉपिक की बेटा। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सिक्वेंशियल रिएक्शन। ये जो सिक्वेंशियल रिएक्शन है इसका क्या मतलब होता है? सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब होता है बेटा, देखो कि जैसे A से बना B, अब B से बन रहा है C, तो जो B से C बन रहा है इसके अंदर बेटा जो B है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है ना। जैसे भाई अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर PbS से SO2 बना। अब यही SO2 क्या बना रहा है बेटा? यही SO2 बना रहा है आपका H2SO4 बना रहा है। तो अल्टीमेटली एक से दूसरा बन रहा है, दूसरे से फिर वो तीसरा प्रोडक्ट आपका बन रहा है। आपसे क्या बोला गया? इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन नोट करा, जो आंसर मैंने बताया उस हिसाब से अपने नोट्स बना लिए, और जब भी इस टॉपिक को पढ़ोगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन देख लेना। अगर आपका मन करता है और भी क्वेश्चन करने का तो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के आप और क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। मैंने लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चन मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, जितने मतलब पॉसिबल हो सकेंगे मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो बेटा आपसे क्या बोला गया था? आपसे बोला गया कि ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है सर रिएक्शन दे रखी है 1320 ग्राम आपके पास PbS है, और आपको ये बताना है कि H2SO4 कितने ग्राम बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है इस वाले से, पहली रिएक्शन से, कि दो लेड सल्फेट ना, लेड सल्फाइड सॉरी, जब आप दो लेड सल्फाइड लेते हो तो आपके 2 मोल, जब आप 2 मोल लेड सल्फाइड के लेते हो, 2 मोल लेड सल्फाइड के लेते हो तो 2 मोल SO2 के बनते हैं, ठीक है। लेड सल्फाइड है कितना बेटा? तो लेड सल्फाइड है सर आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास लेड सल्फाइड का 208 और 32, ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 240। 240 जीरो से गया 0, ये 12 से 2 से चले गए, 12 से चला गया ना, 12 से गया 2 पे 12, और ये हो गया 11 पे, तो ये आ गया बेटा 5.5 मोल। 5.5 मोल लेड सल्फाइड है। था कितना बेटा? 2 मोल से 2 मोल SO2 बन रहे थे, तो 5.5 मोल लेड सल्फाइड से 5.5 मोल ही आपका क्या बनेंगे? SO2 बनेंगे, ठीक है सर। अब आ जाते हैं, ये एक तो पता चल गया कि 2 से 2 बन रहा है, तो हमारे पास 5.5 मोल लेड सल्फाइड था, तो 5.5 मोल ही SO2 बनेगा। रिएक्शन बैलेंस है ना, एक बार रिएक्शन चेक कर लेते हैं बेटा। 2 लेड है, 2 लेड है, 1 सल्फर है, 1 हाँ 2 सल्फर है, 2 सल्फर हो गए, और 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर नहीं बेटा, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखा, रिएक्शन बैलेंस करने मेरे को लगा कि ये रिएक्शन बैलेंस है। दिस इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन, और जब तक बेटा बैलेंस रिएक्शन नहीं होती हम स्टेचोमेट्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देख रहे हो इंपॉर्टेंस, देख रहे हो? चलो तो देखो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। 2PbS प्लस में O2 गिव्स 2PbO प्लस में 2SO2, ठीक है। तो बेटा आप देखना यहाँ पर 2 लेड 2 लेड 2 सल्फर 2 सल्फर
4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4 येरी और 2 येरी, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, है ना, जो हमारी स्टोइकियोमेट्री थी वो वही रह गई। लेकिन अगेन बेटा देखो, स्टेप हमारा आंसर मान लो गलती से सेम आ भी जाता, बट एग्जाम के अंदर तो आपको यही हैबिट पड़ जाती ना, तो इसलिए हमारा जो तरीका होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो जाए आंसर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। तो 2 मोल से 2 मोल SO2 बनेगा, यानी कि 5.5 मोल था हमारे पास लेड सल्फाइड का, यानी कि हमारे पास 5.5 मोल क्या बनेगा बेटा, SO2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है सर। अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। हमारे पास 5.5 मोल SO2 बन चुका है, तो 3 मोल SO2 से 3 मोल H2SO4 बन रहे हैं, यानी कि 1 मोल SO2 से 1 मोल H2SO4 बनेगा। इसका मतलब ये निकला बेटा कि 5.5 मोल SO2 से 5.5 मोल H2SO4 बनेगा। लेकिन आपको तो निकालना था H2SO4 का मास, तो भाई मास निकालना कौन सी बड़ी बात है, मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पर आपका 98 को भाई 5.5 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं एक आंसर बता देता हूँ आपको, क्योंकि देखो मैं तो कैलकुलेटर कर सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं करना है, गलत बात। 539 ग्राम H2SO4 का फॉर्मेशन होगा, अगर आप 1320 ग्राम लेड सल्फाइड लेते हो तो। उम्मीद है ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो क्या करना है, कमेंट करना है और बताना है। चलिए आज के अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है बेटा प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद पैरेलल रिएक्शन, है ना। आज का ये लास्ट ही टॉपिक है और टाइम भी काफी हो ही गया हमारा, लगभग 1 घंटे की क्लास होती है हमारी। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद पैरेलल रिएक्शन, तो पैरेलल रिएक्शन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पैरेलल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक साथ दो रिएक्शन होना पॉसिबल है, मतलब एक से दूसरा बना, दूसरा अगर जो दूसरा प्रोडक्ट बना है आपको और थोड़ा सा उसके अंदर रिएक्टेंट मिल गया तो तीसरा बन जाएगा, मतलब 2 रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इसे बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, कि एक ही चीज से दो चीजें बन रही हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी रखे हैं एग्जाम्स के अंदर ये वाले, है ना। मतलब ऐसा बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, जितने भी टॉपिक आज मैंने कराए हैं बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। जेई एडवांस के अंदर तो भर भर के इनका इस्तेमाल करते हैं भाई। जेई एडवांस हो गया, ओलंपियाड हो गया, उसके अंदर इनका इस्तेमाल भर भर के होता है। लेकिन आपके मैं बात करूं नीट की, तो नीट में तो बहुत ही रेयर इस्तेमाल करते हैं, और जेई के अंदर थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना कि कैसे करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंडिंग एन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है इसके बेसिस पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। अगर मेरे पास ऑक्सीजन जो है, मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, ऑक्सीजन जो है वो 160 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए 160 गिवन मास अपॉन में मोलर मास। 2 ऑक्सीजन है ना, तो मोलर मास हो गया इसका 5, यानी कि मोल्स हो गए 5। हमारे पास 5 मोल ऑक्सीजन है, हमें कन्वर्ट कर दिया मोल्स के अंदर, ठीक है। 5 मोल ऑक्सीजन है और 12 ग्राम कार्बन है, तो सबसे पहले देखो जो कम रिक्वायरमेंट वाला होता है उसको लिखते हैं। कार्बन हाफ मोल, 1 मोल कार्बन हाफ O2 से रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये बात सबको पता है, यस सब पता है। कार्बन है कितना बेटा 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल मेरे पास है कार्बन, और ऑक्सीजन है मेरे पास 5 मोल। अभी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना, ये है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में कार्बन था 1 मोल, ऑक्सीजन थी 5 मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड है अभी 0 मोल, 0 मोल, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा बेटा, रिएक्शन के बाद ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि 1 मोल कार्बन को आधा मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल कार्बन ने आधा मोल ऑक्सीजन यूज कर ली, तो कार्बन तो खत्म हो गया 1 मोल पूरा,
ऑक्सीजन का आधा ही मोल यूज हुआ है, तो 5 मोल में से आधा मोल ऑक्सीजन चला गया कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में, यानी कि 4.5 मोल ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है। और 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी कितना होगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा हूँ, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो अब रिएक्शन में देखो क्या क्या रह गया है, जो आपने रिएक्शन करा है उसमें क्या क्या बचा है। आपके पास 4.5 मोल तो बची है बेटा आपकी ऑक्सीजन, और आपका 1 मोल बन चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिएक्शन क्या खत्म हो जाएगी, नहीं, ऑक्सीजन अगर ज्यादा बच रखी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, है ना, पैरेलल रिएक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अब रिएक्शन करेगी O2 के साथ, यहाँ भी हाफ O2 के साथ, और बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो इनिशियल कंडीशन क्या है। इनिशियल अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो 1 मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड और 4.5 मोल है मेरे पास ऑक्सीजन, और इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड बना है 0 मोल। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, तो बेटा 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को आधा मोल कार्बन 1 मोल, भाई देखो जब लगातार पढ़ाते हैं तो ध्यान हमारा शब्दों पर नहीं होता, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उस पर होता है, तो इसलिए शब्दों पे नहीं भावनाओं पे। हाँ, तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को आधा मोल कार्बन 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को आधा मोल ऑक्सीजन का चाहिए। इसका मतलब 1 मोल ने आधा मोल O2 यूज कर लेगा। इसका मतलब रिएक्शन होने के बाद 0 मोल बचेंगे बेटा आपके किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के, और 4.5 मोल जो ऑक्सीजन था उसके भी आधे मोल चले जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, बच जाएगा 4 मोल ऑक्सीजन बच जाएगा। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब सेकेंड टाइम के बाद रिएक्शन में क्या क्या रह गया, आपके पास 4 मोल बची हुई हैं ऑक्सीजन के, और 1 मोल बन चुका है आपके पास CO2। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बची है, नहीं बची है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बची है तो CO2 और O2 आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी आपकी समाप्त, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे 4 मोल ऑक्सीजन बचा रहेगा और 1 मोल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये था पैरेलल रिएक्शन का करने का तरीका। अगर मैं इसका थर्ड वाला स्टेप बताऊं, सेकंड वाला आपको खुद करना है, सेकंड वाला आपका होमवर्क है, थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ। रिएक्शन सेम है, पहले कार्बन का 1 मोल आधा मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। हमारे पास जो ऑक्सीजन थी वो तो बेटा पहले से ही हमारे पास 5 मोल है, लेकिन इस बार जो कार्बन है वो है 72 ग्राम। 72 ग्राम का मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इसका मतलब 6 मोल। तो इनिशियली बेटा 6 मोल है कार्बन और 5 मोल है ऑक्सीजन और 0 मोल है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, अगर 1 मोल कार्बन था तो उसे आधा मोल ऑक्सीजन चाहिए था, तो 6 मोल कार्बन है यानी कि उसे 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो 6 मोल तो खत्म हो गए, 0 मोल बच गए। 5 में से 3 मोल चले गए कहाँ पर बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए, यानी कि बच गया हमारे पास 2 मोल। और यहाँ पर 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो 6 मोल कार्बन से 6 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब देखो रिएक्शन होने के बाद बचा क्या क्या है, तो आपके पास 2 मोल बचे हैं बेटा ऑक्सीजन के, और बचे हैं 6 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के। देख लो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर मिल रखी हैं तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। दोबारा से रिएक्शन लिख लेते हैं बेटा, हम अलग कलर से लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी। तो इनिशियली क्या कंडीशन है, इनिशियली देखो क्या कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है 6 मोल, ऑक्सीजन बची है 2 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0 मोल। ठीक है सर। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, अगर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड था तो उसे आधा मोल 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड था तो उसे आधा मोल ऑक्सीजन का चाहिए था।
यानी कि 6 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसे 3 मोल O2 के चाहिए, लेकिन है कितने बेटा 2 मोल। तो इसका मतलब ये है कि इस बार लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है, तो आपकी 2 मोल तो पूरी की पूरी यूज हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने में, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मोल ही क्या कर पाएंगे, रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि 1 मोल को आधा मोल चाहिए, 2 मोल को 1 मोल चाहिए, 3 मोल को 1.5 मोल चाहिए, 4 मोल को 2 मोल ऑक्सीजन के चाहिए। तो 4 मोल ने 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, तो 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से 4 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यानी कि अगर अब देखिए हम रिएक्शन में क्या क्या बचा हुआ है, तो आंसर आएगा सर 2 मोल बची हुई है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर पाई थी, इससे पहले ही ऑक्सीजन खत्म हो गया था, और 4 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। इस बार प्रोडक्ट हमारा कुछ ये होगा। उम्मीद है ये सारे आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करी बेटा, और बहुत सारी चीजें हमने ऐसी पढ़ी हैं जो कि शायद एनसीईआरटी में गिवन नहीं थी, शायद आपको बहुत ओलंपियाड ये जेई एडवांस या जेई मेन के अंदर ही काम आने वाली हैं। बट हाँ, अगर आपने थोड़े से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो ये टाइप ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बेसिक्स हैं, एग्जाम में स्टैंडर्ड है, आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 1-2 बार इन क्वेश्चंस को घर पे जाकर के भी दोबारा से घर पे जाकर के, मतलब ऑफलाइन की आदत है थोड़ी सी, दोबारा जब आप रिवाइज करो तो इनको 1-2 बार पढ़ लेना बेटा, तो ये आपको आ जाएंगे। अगेन इस वीडियो का सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा समझ में आया वो बेटा कमेंट करके बता देना। एंड यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। अगली क्लास के अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला स्टार्ट होगा, बने रहने के लिए धन्यवाद।